इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या क्या हो सकता है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेजिंग एन एसेट, ठीक है ना, आपने एक सिंगल एसेट खरीदा। एक हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू द अंडरराइटर्स। ये तीन केसेस हम कर चुके हैं। लास्ट केस इशू ऑफ शेयर्स फॉर एक्वायरिंग अ कंपनी, फॉर टेकिंग ओवर अ बिजनेस। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस टेकन ओवर। कि आपने, काफी बार होता है ना कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया और बदले में क्या दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स। बदले में क्या दिया? अपनी कंपनी के शेयर्स। जब आप एक एसेट खरीद रहे थे तो एंट्री होती थी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब आप पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो। अगर आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो उसमें एसेट्स भी होंगे और उसमें लायबिलिटीज भी होंगी। तो आपको दो चीजें कंपेयर करनी है। क्या करनी है? दो चीजें कंपेयर करनी है। एक नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट एसेट्स कि जो आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? नेट एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वैल्यू लेंगे? अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू। और उसको कंपेयर करेंगे किससे? परचेज कंसिडरेशन से। किससे कंपेयर करेंगे? परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग ओवर अ बिजनेस तो तीन केसेस हो सकते हैं। हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक नेट एसेट्स, नेट एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। और दूसरी परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है वैल्यू फिक्स्ड फॉर द बिजनेस बीइंग टेकन ओवर। आप जो बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, आपने बिजनेस की क्या वैल्यू लगाई है? बिजनेस में 50 लाख में टेक ओवर कर रहा हूं, जो भी एसेट लायबिलिटी है वो मेरे हुए। तो परचेज कंसिडरेशन क्या? आपने बिजनेस की वैल्यू लगाई क्या? और नेट एसेट्स मतलब एक्चुअली उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या चल रही है, एसेट्स और लायबिलिटीज की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तीन केसेस हो सकते हैं। केस वन, केस वन व्हेन नेट एसेट्स आर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। पीसी इज फॉर परचेज कंसिडरेशन। एग्जांपल समझाता हूं, आप बोलेंगे जल्दी से प्रतिष्ठा, लैंड एंड बिल्डिंग की कोई भी वैल्यू बोले, राउंड फिगर, फिर से बोले 10 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, ठीक है। डेटर्स 1 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंस 50,000। क्रेडिटर्स 50,000। बैंक लोन कुछ भी, बोलो 10,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बस इतनी इंफॉर्मेशन है। एसेट्स 10, 11, 1150, 11,50,000 के क्या है? एसेट्स। और लाइबिलिटीज कितनी है? 60,000। द बिजनेस was taken over from Y Limited at a value of rupees 10,90,000। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो इंप्लाइड है कि जो भी नेट एसेट्स की वैल्यू आ रही थी उतने में टेक ओवर कर लिया। इफ परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन सेपरेटली, इट इज अज्यूम्ड that the business was taken over at the value of net assets. ओके, तो अब एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखेंगे, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। एसेट्स आपने क्या टेक ओवर करे? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितने का? 10 लाख। ये आपका डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। डेटर्स, कैश बैंक, क्रेडिटर्स। डेटर्स डेबिटेड,
कैश और बैंक डेबिटेड। डेटर्स कितने थे? 1,50,000। 2 क्रेडिटर्स हैं और नाम क्या गया अकाउंट में देखना, और क्या है? बैंक लोन। क्रेडिटर्स कितने हैं? 50 एंड 10। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, यू आर लायबल टू पे सम मनी टू वाई लिमिटेड। आपने डेबिट क्यों एसेट्स करे? आप एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो, तो आपकी बुक्स में तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड। अब आप लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हो, तो इंक्रीज इन, आप अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो ये कि आपने किसी और के एसेट्स टेक ओवर करे, तो अब आपके एसेट्स हो गए। बट ये टेक ओवर करने के लिए आप वाई लिमिटेड को कितने पैसे देना चाहते हो? 10,90,000। समझ आई बात? स्टेप 1 एसेट बिजनेस टेकन ओवर। स्टेप 2 सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैं नहीं करा रहा, क्यों? बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम। जो एसेट टेक ओवर कर रहे हो या बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी सेम है कि अगर आप शेयर्स एट पार है तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर्स एट प्रीमियम है तो वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कुछ पैसे दिए तो वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। मुझे लिखने की जरूरत है वो, क्लियर है ना? तो केस 1 व्हेन नेट एसेट्स आर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। अब केस 2, बाकी सारी बातें सेम, सेम इंफॉर्मेशन फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट परचेज कंसिडरेशन गिवन है 15 lakhs। परचेज कंसिडरेशन गिवन है 15 lakhs। तो केस 2 को मैं क्या नाम दे देता हूं? व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे थे, नेट एसेट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 10,90,000 आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? लिख देता हूं फिर। नेट एसेट्स कितने हैं? 10,90,000। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 15 लाख। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मतलब एक बिजनेस जिसकी एक्चुअल वर्थ 10,90 है, 10,90,000 है, आप 15 लाख में टेक ओवर कर रहे हो, तो मतलब आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ना, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मनी इज बीइंग पेड फॉर गुडविल। दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा मनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो 15 लाख माइनस 1090, तो कितनी हो गई गुडविल? 4,10,000। तो मैं शॉर्ट में लिख लूं प्लीज एंट्री, आपका ही टाइम बचेगा, मैं क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊंगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, और दूसरा क्या था? डेटर्स। डेटर्स डेबिटेड, कैश एंड बैंक डेबिटेड। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि डेबिट आइटम है, एसेट होता है गुडविल, तो डेबिट, क्योंकि आप पहले पूरी एंट्री कर दोगे तो लाइन तो बची नहीं, और गुडविल आपको पहले डालनी है, तो इसलिए पहले वर्किंग करनी चाहिए, वर्किंग नोट में, फिर जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, ताकि आपको ये देखना है कि गुडविल तो नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दे रहे हम कुछ। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी? चलो, गुडविल अकाउंट, यहाँ पे लिखना होगा ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आपने कैलकुलेट करा है, गिवन नहीं था, तो BF जरूर लिखना, बैलेंसिंग, BA, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, बैलेंसिंग फिगर। ओके। 2 बाकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। क्रेडिटर्स, समझ आ रहा है ना? 2 बैंक लोन, 2 वाई लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 10 lakhs। डेटर्स 1 lakh। कैश एंड बैंक 50। गुडविल हमने कितनी निकाली? 410। क्रेडिटर्स कितने थे? 50। बैंक लोन 10,000। business was valued at purchase consideration, you are liable to pay 15 lakhs। बात समझ आई? तो वाई लिमिटेड को आप कितने पैसे दोगे? जो आपकी परचेज कंसिडरेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना, कि जो आपने ही कहा ना कि भाई मैं तेरा बिजनेस 15 लाख में ले रहा हूं, पिछले में नहीं था, पिछले में 1090 था,
तो ये लाइबिलिटी टुवर्ड्स द अदर बिजनेस आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी। कंपेयर कर लेते हैं, 10 + 1 11, 11 4 15, 15 60, 15 60, debits are equal to credits. Case 2, when purchase consideration is more than net assets, the extra money being paid is for goodwill. Easy. Last case क्या हो सकता है इसमें? Case 3, when purchase consideration is less than net assets. ठीक है ना? तो अब same information as above, same information as case 1 for assets and liabilities, value same है, but purchase consideration कितनी है यहाँ पे? 10 लाख ले लेते हैं, क्योंकि net assets तो हमारे कितने आए थे? 1090, तो 10 net assets तो वही हैं 1090, इसके हम purchase consideration कितने ले रहे हैं इस केस में? 10 lakhs. अब 10,90,000 का बिजनेस आपने 10 लाख में टेक ओवर कर लिया, यही हुआ ना? तो क्या होगा इस केस में? If a business worth rupees 1090 is being taken over at a value of rupees 10 lakh, it leads to a profit of capital nature and is transferred to capital reserve. आपने 1090 का बिजनेस 10 लाख में टेक ओवर कर लिया, तो आपका प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ आपका, तो वो प्रॉफिट किस में चला जाएगा? डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, दूसरा कौन सा था? डेटर्स डेबिटेड, कैश इन बैंक डेबिटेड टू क्रेडिटर्स टू बैंक लोन टू Y Limited टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर. समझ आई बात? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 10 lakhs, debtors 1 lakh, cash in bank 50, creditors बैंक लोन, Y Limited. अब यहाँ पे आती है परचेज कंसिडरेशन 10 lakhs, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता, क्योंकि डेबिट्स तो आपके 1150 है, ये तो 1060 है, तो आपने 90,000 कम पे करे, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1090 1150. क्लियर? इजी. व्हेन बिजनेस इज बीइंग टेकन ओवर, तो ये कंपाउंड एंट्री थी. कंपाउंड एंट्री उतने अच्छे से समझ नहीं आती. कंपाउंड में क्या करा उन्होंने? सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड, गुडविल डेबिटेड, टू सन्ड्री लायबिलिटीज. आप एक एक करके दिखाए, तो डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, वेंडर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द परचेज कंसिडरेशन. अब यहां तो क्वेश्चन में गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा. गुडविल कब होगा? इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स. एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मनी इज फॉर गुडविल. और कैपिटल रिजर्व कब होगा? अगर परचेज कंसिडरेशन इज लेस. इजी स्कोरिंग इंपॉर्टेंट. ये स्टेप 1 है, बिजनेस टेकन ओवर. स्टेप 2, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी. दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज इट वाज when an asset was purchased. कोई doubt? Shares may be issued at par or premium. Please, कोई new entry नहीं, तो मैं नहीं करा. Purchase consideration क्या होता है? It is the amount paid by the purchasing company. अगर मैं किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? That is the purchase consideration. It may be given in the question. Otherwise, if not given specifically, मैंने बताया कि अगर purchase consideration given ही नहीं है, बस वैल्यू दे रखी है एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो जो नेट एसेट्स की वैल्यू आ रही है ना,
आपने उतने का ही टेक ओवर किया होगा, कोई गुडविल नहीं, कोई कैपिटल रिजर्व। क्लियर? इफ ठीक है, कहानी मैं बता चुका हूं आपको। ओके, तो बहुत स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में कौन सा? परचेज ऑफ बिजनेस। ओके, अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा।